हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में यूएन के अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, मैंने आपको पहले वाले वीडियोज में बताया था कि यूएन के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अन्य अंगों के बारे में पहले वाले वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो यूएन का न्यायिक अंग है। दोस्तों, इसकी स्थापना यूएन के चार्टर तथा न्यायालय संबंधी परिशिष्ट के आधार पर की गई है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में स्थित है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यक्षेत्र यूएन के सदस्य राष्ट्रों के सभी विवादों तक व्याप्त है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि गैर सदस्य राज्य को भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पक्ष बनाया जा सकता है। मित्रों, आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि केवल राज्य ही इस न्यायालय के विचारणीय पक्ष हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वादी प्रतिवादी जो हैं वो राष्ट्र होते हैं, व्यक्ति नहीं। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय, इसके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, हेग में है। अब अपन चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन के बारे में। मित्रों, सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। तो दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 15 है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इनका चुनाव सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कार्यावधि की समाप्ति के बाद वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव जो है वो सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है और कार्यवधि की समाप्ति के बाद वे पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। मित्रों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो न्यायाधीश हैं ये अपने में से एक सभापति तथा उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक साथ किसी देश से 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। ये बात मित्रों आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी एक राज्य के एक से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि न्यायाधीशों का चुनाव करते समय ये भी ध्यान रखा जाता है कि न्यायालय में संसार के सभी न्याय व्यवस्थाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, ध्यान रख लेना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितने हैं? 15 है। इनका चुनाव कौन करता है? सुरक्षा परिषद तथा महासभा। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए। अब अपन चर्चा करते हैं गणपूर्ति की। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति 9 रखी गई है। मित्रों, अब अपन चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में। मित्रों, सबसे पहले हम ये ध्यान में रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो सभी निर्णय होते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं। मित्रों, बहुमत न होने पर सभापति का निर्णायक मत मान्य होता है। दोस्तों, यदि निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो तो उस अवस्था में अल्पमत वाले न्यायाधीश को भी अपना पृथक लिखित मत व्यक्त करने का अधिकार है। तो मित्रों, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सभी जो निर्णय हैं वो बहुमत से लिए जाएंगे। बहुमत न होने पर सभापति का निर्णायक मत मान्य होता है। और दोस्तों, ये भी याद रखना है कि यदि निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो तो उस अवस्था में अल्पमत वाले न्यायाधीश को भी अपना पृथक लिखित मत व्यक्त करने का अधिकार है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, न्यायालय अपनी कार्यविधि और नियमावली जो है वो स्वयं तैयार करता है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय अंतिम समझा जाता है। निर्णय की अपील नहीं हो सकती है। लेकिन मित्रों, यदि कोई पक्ष समझे कि कोई आवश्यक बात न्यायालय के समक्ष किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकी अथवा प्रत्यक्ष रूप से कहीं भूल हुई है, तब उस अवस्था में पुनः विचार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। तो मित्रों, ध्यान रखना है
कि न्यायालय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका निर्णय अंतिम समझा जाता है और निर्णय की अपील नहीं हो सकती। किंतु यदि कोई समझे कि कोई आवश्यक बात न्यायालय के समक्ष किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकी है अथवा प्रत्यक्ष रूप से कहीं भूल हुई है, तब उस अवस्था में पुनः विचार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वादों की जो सुनवाई है वो सार्वजनिक रूप से होती है आमतौर पर, लेकिन न्यायालय स्वतः अथवा वादी प्रतिवादी की प्रार्थना पर बंद कमरे में मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। तो मित्रों, क्या ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई आमतौर से सार्वजनिक रूप से होती है, किंतु न्यायालय स्वतः अथवा वादी प्रतिवादी की प्रार्थना पर बंद कमरे में मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब दोबारा बता रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुकदमों में वादी और प्रतिवादी केवल राष्ट्र हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं। अब दोस्तों, हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसे 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे ऐच्छिक क्षेत्राधिकार की। दोस्तों, इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय अपनी संविधि की धारा 36 के अनुसार उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ऐच्छिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय अपनी संविधि की धारा 36 के अनुसार उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। अब अपन चर्चा करते हैं अनिवार्य क्षेत्राधिकार की। मित्रों, इसको वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अनिवार्य जो क्षेत्राधिकार है इसको वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है, जिसके अनुसार राज्य स्वयं घोषणा द्वारा संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए एवं किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम, ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि अनिवार्य जो क्षेत्राधिकार है इसको वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार कहा जाता है, जिसके अनुसार राज्य स्वयं घोषणा द्वारा संधि की व्याख्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए एवं किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है। तीसरा जो है दोस्तों वो है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। दोस्तों, इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य किया जाता है। महासभा अथवा सुरक्षा परिषद किसी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने यूएनओ के जो 6 अंग हैं उन 6 अंगों का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। दोस्तों, बीए पार्ट 3 एग्जाम की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आता है, इसलिए आपको इस वीडियो को देखना है और इसको समझने का प्रयास करना है ताकि एग्जाम में आप इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसका उत्तर आप आसानी से दे पाओ। मित्रों, अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।